हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक और मॉक टेस्ट। इस सेशन में भी हमारे पास 30 स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज़ रहेंगे। मेरे साथ साथ आपने ये टेस्ट अटैम्प्ट करना है एंड एट द एंड ज़रूर मेरे साथ शेयर करना आपने कितने मार्क्स जो हैं वो गेन किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बोल रही है A change from FIFO to weighted average method of inventory valuation violates the consistency principle unless properly disclosed. See, अकाउंटिंग का कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस को सेम अकाउंटिंग मेथड्स कंटिन्यूसली फॉलो करने चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंपेरेबल रहें, है ना। यहाँ कंपनी जो है वो पहले फीफो मेथड यूज़ कर रही थी और बाद में अब वेटेड एवरेज मेथड को इस पर शिफ्ट हो गई है। मेथड चेंज करना अलाउड है बट प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है और इफ़ेक्ट ऑन प्रॉफिट भी डिस्क्लोज किया जा सकता है ना। अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया गया देन कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल जो है वो वॉयलेट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है कि मेथड कभी चेंज ही नहीं हो सकता, चेंज अलाउड है बट प्रॉपर डिस्क्लोजर जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है यही चीज़ क्या कि यहाँ पर प्रॉपर डिस्क्लोज होना कंपलसरी है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। फिर हमें बोल रहे हैं AS2 परमिट्स वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज बिलो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इवन व्हेन कॉस्ट इज़ लोअर। नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। देखो AS2 का रूल क्या कहता है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, यही गोल्डन रूल है ना। मैथमेटिकली देखो इन्वेंट्री वैल्यू जो है वो कॉस्ट और NRV इन दोनों के लोअर पे कंसीडर की जाती है। मान लो कॉस्ट 100 है और NRV जो है वो 120 है, तो वैल्यूएशन जो है वो कौन सी होगी, 100 पे ही होगी क्योंकि लोअर वैल्यू को हम लोग कंसीडर कहते हैं। ठीक है, यानी कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी लोअर है फिर भी जो है वो नीचे वैल्यू पर इन्वेंट्री दिखाई जा रही है। AS2 जो है वो ऐसा अलाउ नहीं करता जो स्टेटमेंट में बोला गया है। इस वजह से इन्वेंट्री को अननेसेसरी अंडर वैल्यू नहीं किया जा सकता है। एज अ रिज़ल्ट आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो गई। हमारी पहली स्टेटमेंट ही ट्रू है, सिर्फ ए ऑप्शन ही हमारे पास सही आंसर रहेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एंड अप्रूवल पीरियड हैज़ नॉट एक्सपायर्ड सच गुड्स शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सेल्स। एग्जैक्टली। देखो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस में क्या होता है कि कभी बिजनेस कस्टमर को गुड्स बेचता है विद कंडीशन कि पहले चेक करो, पसंद करो, तभी फिर बाय करना। इसे हम कहते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल या सेल और रिटर्न बेसिस, है ना। यहाँ ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र नहीं होती है। जब तक कस्टमर अप्रूवल ना दे और अप्रूवल पीरियड एक्सपायर ना हो तब तक जो है वो ट्रांजेक्शन फाइनल सेल नहीं मानी जाती, क्योंकि रिस्क और ओनरशिप जो है वो अभी भी सेलर के पास ही है और कस्टमर जो है वो गुड रिटर्न भी कर सकता है। इसी वजह से सेल्स अकाउंट में इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको। एज अ रिज़ल्ट ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। फिर बोल रहे हैं फेलियर टू एडजस्ट गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल अफेक्ट्स ओनली प्रॉफिट एंड नॉट डेटर। नाउ दिस इज़ फॉल्स। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इफेक्ट समझो। अगर अप्रूवल गुड्स को गलती से सेल ट्रीट कर दिया जाए देन क्या होगा कि सेल इंक्रीज़ हो जाएगी, एज अ रिज़ल्ट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा और डेटर भी इंक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि कस्टमर का अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया गया होगा। प्रॉफिट ये इफ़ेक्ट क्या हुआ, प्रॉफिट भी अफेक्ट हो गया और डेटर्स भी इफेक्ट हो गए, है ना। और स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पर, स्टेटमेंट कह रहा है ओनली प्रॉफिट एंड नॉट डेटर। इस वजह से ये स्टेटमेंट जो हमारी गलत हो गई है। ठीक है, हमारी पहली स्टेटमेंट ही सही है, ऑप्शन ए ही हमारे पास सही आंसर रहेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है अंडर ब्रांच अकाउंटिंग गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट रिक्वायर एडजस्टमेंट थ्रू कॉस्ट रिजर्व। देखो ज़रा इसको समझो। हेड ऑफिस कभी ब्रांच को गुड्स कॉस्ट प्राइस पर भेजता है और इनवॉइस प्राइस पर भेजता है। ठीक है, इनवॉइस प्राइस जो है वो जनरली कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर कॉस्ट 100 रुपये है और इनवॉइस प्राइस जो है वो 125 है, यहाँ पे जो 25 रुपये है ना वो एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाया जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक में ये लोडिंग इंक्लूड रहेगी तो प्रॉफिट जो है वो आपके झूठ ही इंक्रीज़ हो जाएंगे।
क्योंकि गुड्स अभी आउटसाइड पार्टी को सेल हुए ही नहीं है, देयरफॉर एडजस्टमेंट करना पड़ता है थ्रू व्हाट, थ्रू स्टॉक रिजर्व। ओके, स्टॉक रिजर्व ही क्यों? स्टॉक रिजर्व जो है इट रिमूव्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लोडिंग फ्रॉम अनसोल्ड स्टॉक, ताकि एक्चुअल प्रॉफिट ही शो हो। ठीक है, सो मान लो फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस जो है मान लो 50,000 है और लोडिंग जो है वो 20% है। सो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को रिमूव किया जाए करेंगे कैसे? थ्रू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, समझ में आया आपको? सो एज अ रिजल्ट हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब दूसरी बोल रही है लोडिंग इंक्लूडेड इन ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक इज ट्रीटेड एज ब्रांच प्रॉफिट। नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। देखो, लोडिंग इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक जो है ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं होता और रियलाइज्ड प्रॉफिट भी नहीं होता। समझ रहे हो आप? और अकाउंटिंग प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करते, देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज ब्रांच प्रॉफिट, इंस्टेड इट इज़ रिमूव्ड थ्रू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, कई बार लोडिंग और प्रॉफिट से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बट आपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को याद रखना है। जब तक आउटसाइड कस्टमर को सेल नहीं होती प्रॉफिट फाइनल नहीं माना जाता। ठीक है, सो हमारी सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट रही यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें बोल रहे हैं इन हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में अपीयर बिफोर एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज़ ट्रू। देखो, हायर परचेज में बायर इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करता है और हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अब इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? टोटल फ्यूचर इंटरेस्ट को इनिशियली सेपरेट दिखाने के लिए हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करते हैं। ये स्पेशली तब यूज़ होता है जब टोटल इंटरेस्ट जो है एडवांस में कैलकुलेट होता है बट ईयरली एलोकेशन बाद में होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? इस वजह से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेफिनेटली अपीयर कर सकता है बिफोर एलोकेशन। सो स्टेटमेंट जो है हमारी सही बोल रही है। अंडर हायर परचेज सिस्टम ओनरशिप ट्रांसफर्स इमीडिएटली ऑन साइनिंग द अग्रीमेंट। दिस इज़ नॉट ट्रू। देखो, हायर परचेज में पोजेशन ट्रांसफ़र इमीडिएटली तो होती है बट ओनरशिप ट्रांसफ़र इज़ ओनली व्हेन फाइनल इंस्टॉलमेंट इज़ मेड। ठीक है, पोजेशन तो इमीडिएटली होती है, याद रखो, बट ओनरशिप कब होगी? लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद। मान लो अगर आप टीवी खरीद रहे हो हायर परचेज पे, टीवी घर तो ले जा सकते हो उसी वक्त, है ना, उसी वक्त आप घर ले जाओगे, बट ओनरशिप आपको कब मिलेगी? जब आपने सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी। जैसे ही आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करी वो टीवी का जो मालिक है वो आप हो जाओगे। ठीक है, समझ में आया आपको? इस वजह से ये स्टेटमेंट जो हमारी इनकरेक्ट हो गई है और सिर्फ पहली वाली स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट है यहाँ पे। नाउ फिफ्थ में हमें बोल रहे हैं अ पार्टनरशिप फर्म कैन रिवैल्यू एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इवन इफ बुक्स आर नॉट एक्चुअली रिवाइज्ड देयर आफ्टर। देखो समझो, जब पार्टनर रिटायर होता है देन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की एक्चुअल करंट वैल्यू डिटर्मिन करनी पड़ती है ताकि रिटायरिंग पार्टनर को करेक्ट शेयर मिल सके। नॉर्मली तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है बट कभी रिमेनिंग पार्टनर्स नहीं चाहते कि बुक में एसेट्स वैल्यूज़ परमानेंटली चेंज हो, तब हम यूज़ करते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी एडजस्ट होते हैं बट बुक्स में एसेट्स की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, सो रिवैल्यूएशन पॉसिबल है इवन थ्रू बुक्स, परमानेंटली रिवाइज नहीं होती। इस वजह से हमारी पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट अवॉइड्स परमानेंट चेंज इन एसेट्स वैल्यू। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। देखो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली टेम्परेरी एडजस्टमेंट करता है, रिटायरिंग पार्टनर को फेयर कंपनसेशन देता है बट एसेट्स वैल्यू ओरिजिनल बुक्स में सेम रखता है। समझ रहे हो आप? प्रोसेस ज़रा समझो। सबसे पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग ऑल पार्टनर्स, फिर रिवर्स एंट्री पास करके एसेट्स को ओरिजिनल वैल्यू पर ले आ देते हैं। इस वजह से परमानेंट चेंज जो है वो अवॉइड हो जाता है। ठीक है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि रिवैल्यूएशन मीन्स एसेट्स की वैल्यू जो है दे मस्ट चेंज परमानेंटली, बट नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जो है वो स्पेसिफिकली रिवैल्यूएशन इफेक्ट देता है बट बुक वैल्यूज़ जो हमारी अनचेंज्ड रहती हैं। ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। सो बोथ आर ट्रू। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर रहेगा हमारा। ओके, नाउ
फिर हमें 6th में बोल रहे हैं व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड फॉरफिटेड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर नीड नॉट बी कैंसल्ड। देखो सपोज़ कि शेयर जो हैं वो प्रीमियम पे इशू हुए हैं, शेयर होल्डर ने प्रीमियम अमाउंट जो है वो ऑलरेडी पे कर दिया है। अब लेटर कॉल्स जो है वो अनपेड होने की वजह से शेयर्स फॉरफिट हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रीमियम जो है वो कैंसिल होगा या नहीं होगा। देखो रूल ये कहता है कि इफ़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आर ऑलरेडी रिसीव्ड, फिर हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज कंपनी प्रीमियम अमाउंट ऑलरेडी लीगली रिसीव कर चुकी है। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दोज शेयर्स। नाउ दिस इज़ नॉट ट्रू। देखो एक्चुअली रूल क्या कहता है डिस्काउंट ऑन री इशू में कि इट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट। ठीक है, सो स्टेटमेंट को हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो डिस्काउंट लिमिट है वो लिंक होती है अवेलेबल फॉरफिटेड अमाउंट से ऑन दो स्पेसिफिक शेयर, बट स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में दिया गया है एंड एग्ज़ाम इंटरप्रिटेशन में इनकम्प्लीट माना जा सकता है। ठीक है, सो एज अ रिज़ल्ट हमारी स्टेटमेंट जो है वो हम इनकरेक्ट कंसीडर करेंगे। सो हमारे सिर्फ पहली ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन में बोल रहे हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स ओनली। दिस इज़ नॉट ट्रू। देखो जो हमारा DRR है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इट इज़ जनरली क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स नॉट ओनली कैपिटल प्रॉफिट्स। क्यों? DRR का पर्पज़ क्या होता है? टू प्रोटेक्ट डिबेंचर होल्डर्स, टू इंश्योर रिडम्पशन फंड्स अवेलेबल। देयरफॉर कंपनी ट्रांसफ़र्स जो है क्या करती है, डिविजिबल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट्स इनको रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कैपिटल प्रॉफिट्स में समटाइम्स कंट्रीब्यूट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट स्टेटमेंट पे क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने ओनली शब्द का इस्तेमाल कर लिया, सो इस वजह से इस स्टेटमेंट को हमने इनकरेक्ट कंसीडर कर दिया है। ओके, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कैन बी रिटन ऑफ ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। लॉस ऑन इशू अराइजेज व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम और बोथ। सो इस लॉस को कैपिटल लॉस कहा जाता है। ठीक है, सिंस बेनिफिट ऑफ डिबेंचर फंड एक्सटेंड्स फॉर मल्टीपल ईयर्स, सो लॉस भी ग्रेजुअली राइट ऑफ करते हैं ओवर डिबेंचर लाइफ। ठीक है, मान लो कि आपका लॉस ऑन इशू 50,000 का हुआ है और डिबेंचर की लाइफ थी 5 साल की, तो आप क्या करोगे, हर साल 10-10 हज़ार को राइट ऑफ करते रहोगे, है ना। और वैसे भी मैचिंग प्रिंसिपल के अनुसार एक्सपेंसेस को सेम पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ बेनिफिट रिसीव होता है ना, इसलिए हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये सही कंसीडर होगी। सो हमारी ओनली 2 सेकंड वाली करेक्ट है, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा हमारा। नाउ AS10 requires extraordinary repairs increasing future benefits to be capitalized. This is true. देखो AS10 के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंडिचर एसेट की लाइफ इंक्रीज़ करे, कैपेसिटी को इम्प्रूव करे, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे या फिर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्रीज़ करे, देन हम उसे कैपिटलाइज कर देते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर्स क्या होते हैं, ये नॉर्मल मेंटेनेंस नहीं होते क्योंकि इनका नाम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये रिपेयर्स जो है वो मेजर रिप्लेसमेंट या हैवी रेनोवेशन इस टाइप की होती हैं। फॉर एग्जांपल मशीन की ऑर्डिनरी सर्विसिंग जो है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस की होती है, उसे हम कैपिटलाइज नहीं करते। बट मान लो मशीन का इंजन रिप्लेस हुआ और उसकी मशीन की लाइफ जो है 5 साल और बढ़ गई, फिर हम उसे कैपिटलाइज कर देंगे क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट इंक्रीज़ हो गया है ना, इसलिए पहली स्टेटमेंट सही है। रूटीन मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज़ एडेड टू कैरिंग अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो दिस इज़ नॉट ट्रू। क्यों? देखो रूटीन मेंटेनेंस जो है ये डे टू डे एक्सपेंस होता है, एसेट को सिंपली वर्किंग कंडीशन में रखता है, देयरफॉर कैरिंग अमाउंट में ऐड इसे नहीं करेंगे। इंस्टेड इसे हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे और डेबिट साइड में शो करेंगे एज एन एक्सपेंस, राइट। सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ 9th क्वेश्चन में बोल रहे हैं अंडर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम एडजस्टमेंट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन ईच लेजर। देखो दिस इज़ ट्रू। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में ईच लेजर इंडिपेंडेंटली बैलेंस कर सकता है,
यूजुअली जर्नल लेजर, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर, ये सब अलग अलग मेंटेन होते हैं। अब एडजस्टमेंट अकाउंट का पर्पज़ क्या होता है? देखो, हर लेजर को सेल्फ बैलेंसिंग बनाने के लिए एडजस्टमेंट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कि जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इस तरह से। अब मुद्दा ये है कि इनकी आवश्यकता क्यों है? ताकि एरर्स जो है आपकी इजीली डिटेक्ट हो और सेपरेट बैलेंसिंग पॉसिबल हो। ठीक है, इसलिए हमारी पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। फिर है जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अपीयर्स इन द डेटर लेजर, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो, डेटर लेजर के अंदर जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मेंटेन होता है। सिमिलरली जर्नल लेजर में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मेंटेन होता है। सो ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है बेसिकली। ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, तो हमारा ऑप्शन ए, बोथ आर ट्रू, विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ, in consignment accounting, abnormal loss is valued excluding non-recurring expenses. See, this is not true. Abnormal loss valuation में proportionate non-recurring expense include किए जाते हैं. Non-recurring expense includes what? It includes freight, carriage, insurance in transit, customs duty, because ये goods को location तक लाने के लिए cost का part होते हैं. ठीक है, सो जो आपकी स्टेटमेंट बोल रही है ना, एक्सक्लूडिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, सो ये कम्प्लीटली अपोजिट है, इस वजह से स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। नॉर्मल लॉस अफेक्ट्स पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, दिस इज़ ट्रू। देखो, नॉर्मल लॉस जो है वो अनअवॉइडेबल होता है और इनहेरेंट नेचर का पार्ट होता है, जैसे कि इवेपोरेशन हो गया, लीकेज हो गया या ड्राइंग हो गया। अब क्योंकि कुछ क्वांटिटी तो लॉस हो ही गई, तो जो रिमेनिंग यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो पर यूनिट कॉस्ट जो ये लोग बोल रहे हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है, दैट इज़ ट्रू। ठीक है, सो सेकंड वाली ही स्टेटमेंट हमारी सही है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ 11th क्वेश्चन में, अंडर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर पर्सनली are debited to realization account if firm agrees to reimburse. So this is true. देखो, डेसोल्यूशन के टाइम एसेट्स बिक जाते हैं, लायबिलिटी सेटल हो जाती हैं और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं। सो नॉर्मली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो फर्म पे करती है, बट कभी कभी पार्टनर जो है पर्सनली पेमेंट कर देते हैं। अब अगर फर्म रिम्बर्स करना अग्री करती है, देन एक्सपेंसेस एक्चुअली फर्म का माना जाएगा, देयरफॉर रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। और इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पार्टनर ने फर्म की तरफ से पेमेंट की है। ठीक है, मान लो अगर पार्टनर ए है, उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 के खुद से दे दिए पर्सनली, और फर्म ने रिम्बर्स करने के लिए उसको अग्री कर दिया, देन रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो अफेक्ट होगा। ठीक है, इसीलिए पहली स्टेटमेंट सही है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये गलत बोल रहे हैं। देखो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ जो है वो बुक्स में प्रीवियसली रिकॉर्डेड नहीं थी, बट डेसोल्यूशन के टाइम डिस्कवर हो गई, तो ऐसी लायबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पज़ होता है कि सारी एसेट्स रियलाइज़ करें और सारी लायबिलिटी सेटल करें, इंक्लूडिंग द अनरिकॉर्डेड वंस। ठीक है, सो आप बिना किसी को पेमेंट करें आप अपना जो फर्म है उसे वाइंड अप नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं सोच सकते हो कि बुक्स में नहीं थी सो रियलाइजेशन में नहीं जाएगी। नो, डेसोल्यूशन में ऑल लायबिलिटी सेटल करनी पड़ती हैं, राइट। सो इसलिए हमारी सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ, अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स, दिस इज़ ट्रू। देखो, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो पॉसिबल ऑब्लिगेशंस होती हैं और फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि कोई पेंडिंग लॉ सूट है मान लो। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि लायबिलिटी हमारी सर्टेन नहीं है, इसीलिए बुक्स में एक्चुअल एंट्री पास नहीं करते हम, बट क्योंकि यूज़र को इन्फॉर्म तो हमने करना ही है, सो नोट्स ऑफ अकाउंट में हम डिस्क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, और वैसे भी प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि पॉसिबल लॉसेस को डिस्क्लोज़ करो, बट अनसर्टेन होने की वजह से उसे रिकॉग्नाइज मत करो। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो कोर्ट केस उसका पड़ा हुआ है। ठीक है, पॉसिबल लॉस जो है वो कंपनी का मान लो 5 लाख का है कि शायद उतना नुकसान हो जाएगा।
अब जो आपका आउटकम है वो तो जाहिर सी बात है अनसर्टेन है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे, बट क्योंकि बताना तो सब कुछ है तो हम नोट्स में डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। अ कॉन्टिजेंट एसेट इज़ रिकग्नाइज्ड इमीडिएटली वंस पॉसिबिलिटी ऑफ इनफ्लो एग्जिस्ट। ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ये लोग। देखो कॉन्टिजेंट एसेट जो है वो होती है पॉसिबल एसेट या अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि मान लो वही आपका कोई लॉ सूट क्लेम जो है, आपको उम्मीद है कि आप जीत जाओगे। अब क्योंकि कंजर्वेटिव प्रिंसिपल हमें ये समझाता है कि अनसर्टेन गेन्स को रिकग्नाइज मत करो, सो ओनली पॉसिबिलिटी जो है ऑफ इनफ्लो ये इनफ नहीं है। रिकग्निशन हम तब करेंगे जब रियलाइजेशन वर्चुअली सर्टेन हो, राइट। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सो ओनली वन वाली ही इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ under accrual basis, income earned but not received is recognized in current accounting period. This is true. देखो accrual basis में income recognized होती है when it is earned, not when the cash is received. मान लो मार्च का रेंट जो आपने कमाया वो है 20,000, मिला आपको अप्रैल में, स्टिल मार्च की इनकम में ही इंक्लूड होगा क्योंकि इनकम अर्नड करंट पीरियड में हुई है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट इस वजह से करेक्ट हो गई। Cash basis accounting complies fully with matching principle. No, this is not true. Matching principle तो ये कहता है कि expenses को same period में match करो with related revenue. अब cash basis में क्या प्रॉब्लम होती है, cash basis में इनकम जब आपकी रिसीव होती है और कैश जब पे होता है तब उससे एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है, सो प्रॉपर मैचिंग नहीं हो पाती है। देखो मान लो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो है मार्च का वो आप अप्रैल में ही तो पे करोगे, कैश बेसिस के अनुसार एक्सपेंसेस अप्रैल में रिकॉर्ड होगा बट रेवेन्यू जो है वो तो मार्च का था, सो मिसमैच हो गया ना। इसलिए कैश बेसिस जो है वो फुली कंप्लाई नहीं करता मैचिंग प्रिंसिपल से। एज अ रिजल्ट आपकी सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही सही है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Okay, now question number 14. 14th question. Issue of bonus shares decreases reserves and increases share capital without changing total shareholders fund. बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ये। बोनस शेयर का मतलब होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री शेयर्स इशू करती है। सो ये शेयर्स ना बेसिकली रिजर्व्स प्रॉफिट को कन्वर्ट करके इशू होते हैं और कंपनी कोई कैश रिसीव कंपनी को नहीं होता है। अकाउंटिंग इफेक्ट इसका क्या होता है कि जब बोनस शेयर इशू किए जाते हैं तो हमारे रिजर्व्स डिक्रीज़ हो जाते हैं और हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाता है, बट टोटल शेयर होल्डर फंड्स जो होते हैं दे रिमेन सेम, क्योंकि सिर्फ इंटरनल ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे मान लो कि बोनस से पहले शेयर कैपिटल जो है 10 लाख का था और 5 लाख का आपका रिजर्व्स था, तो टोटल शेयर होल्डर फंड कितना हो गया, टोटल प्लस करके इनको 15 लाख का। अब मान लो आपने 2 लाख के बोनस शेयर जो है वो इशू कर दिए, तो अब आपका जो शेयर कैपिटल है 2 लाख के आपने क्योंकि बोनस इशू किया तो 2 लाख का शेयर कैपिटल हो गया। अब रिजर्व्स जो आपके पहले 5 लाख के थे अब वो 3 लाख के हो गए, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आप एक पॉकेट से निकाल के दूसरी पॉकेट में ही पैसा डाल रहे होते हो इसमें। सो पहली स्टेटमेंट सही है। बोनस इशूज रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ फ्रेश फंड्स इनटू द कंपनी। नो, बोनस शेयर पब्लिक से मनी कलेक्ट नहीं करती है। फ्रेश फंड्स इनफ्लो तब होता है जब कोई राइट इशू हो, पब्लिक इशू हो या प्राइवेट प्लेसमेंट हो, बट बोनस इशू में एग्जिस्टिंग रिजर्व्स को ही कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नो न्यू कैश एंटर्स द कंपनी। सो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, सिर्फ पहली वाली सही है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ये। देखो गुडविल वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। अब इनमें से वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है कि रीसेंट ईयर्स को मोर इम्पॉर्टेंस देता है, क्योंकि रीसेंट प्रॉफिट्स जो हैं वो फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को बेटर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। अब ज़्यादा इसे ही क्यों यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली, क्योंकि बिजनेस कंडीशंस कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं और रीसेंट परफॉर्मेंसेस मोर रेलिवेंट होती है, इस वजह से इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सुपर प्रॉफिट रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। बिल्कुल, फार्मूलाज मैं आपको पहले से ही कह रही हूँ, याद होने चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। मतलब अगर बिजनेस में इंडस्ट्री नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो एक्स्ट्रा अमाउंट सुपर प्रॉफिट कहलाता है,
ठीक है। अब गुडविल जनरली अराइजेज बिकॉज बिजनेस अर्न्स सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ under AS9 revenue from services may be recognized proportionately with degree of completion। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। AS9 deals with revenue recognition। सर्विसेज इनकम रिकग्निशन के लिए क्या होता है, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड यूज़ हो सकता है। मतलब जितना सर्विस कंप्लीट हुआ उतना रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं। मान लो अगर 60% प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ है तो 60% रेवेन्यू रिकग्नाइज पॉसिबल है, क्योंकि सर्विसेज जो है वो ग्रेजुअली प्रोवाइड हो रही हैं। सो रेवेन्यू भी प्रोपोर्शनेटली रिकग्नाइज होता रहेगा, ठीक है। रेवेन्यू रिकग्निशन इज पोस्टपोन मेयरली बिकॉज कैश हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। देखो, AS9 फॉलोज अक्रूवल प्रिंसिपल। मतलब रेवेन्यू रिकग्नाइज होता है व्हेन इट इज़ अर्न्ड, व्हेन इट इज़ मेजरेबल एंड इट इज़ रीजनेबली सर्टेन, नॉट नेसेसरली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ओके, एज द रिजल्ट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओनली पहली वाली सही है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर है। ओके, now 17th question, in departmental accounts unrealized profit in closing stock transferred between departments must be adjusted। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ये। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफ़र कर सकता है। अब ये जो ट्रांसफ़र है ये कॉस्ट प्राइस पर और सेलिंग प्राइस पर हो सकता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कब आती है, अगर ट्रांसफ़र प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हुआ हो और गुड्स जो है क्लोजिंग स्टॉक में अनसोल्ड पड़े हो, तब क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ठीक है। इसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, देखो, प्रॉफिट तभी रिकग्नाइज होता है जब गुड्स एक्सटर्नल कस्टमर को सेल हुआ हो। इंटरनल ट्रांसफ़र का प्रॉफिट एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट नहीं कहलाया जाता, इसीलिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एडजस्टमेंट कंपल्सरी होती है। ओके, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात बोल रही है। अब आप देखो, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस ओनली। नो, देखो, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कॉस्ट प्राइस पर भी हो सकते हैं, सेलिंग प्राइस पर भी हो सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज इंटेंशनली प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड करती हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकें, डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी एनालिसिस कर सकें, है ना। इसलिए ये जो ऑलवेज शब्द इन लोगों ने लगा दिया है, ये स्टेटमेंट को रॉन्ग बना दिया इसने। ओके, सो सिर्फ पहली ही स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, नाउ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज जनरली डिस्करेज ड्यू टू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ये। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का मतलब है बिजनेस फ्यूचर में सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव होने की एक्सपेक्टेशंस कर रहा है, यानी एंटिसिपेटेड गेंस। सो प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉसेज रिकग्नाइज करो, एक्सपेक्टेड गेंस रिकग्नाइज मत करो। देयरफॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिस्काउंट्स ऑन क्रेडिटर्स जनरली क्रिएट नहीं करते हैं। अब इसे डिस्करेज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये अनसर्टेन फ्यूचर गेन है और अकाउंटिंग कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करता है, इसलिए स्टेटमेंट पहली सही है। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंटिसिपेट्स प्रोबेबल फ्यूचर लॉसेस। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ये भी। कस्टमर को प्रॉम्प्ट पेमेंट एनकरेज करने के लिए बिजनेस फ्यूचर डिस्काउंट अलाउ कर सकता है और ये बिजनेस के लिए प्रोबेबल लॉस है, ठीक है। इसीलिए फ्यूचर ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज करता है और ये प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ओके, सो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो हमारी सही हैं। ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर करेक्ट, विल बी द राइट आंसर। नाउ अंडर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब मनी करंट ईयर में रिसीव हो गया बट इट रिलेट्स टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। सो लायबिलिटी ये क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अभी सर्विस फ्यूचर में प्रोवाइड करेगा, सो करंट ईयर की इनकम नहीं है, हेंस लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। नाउ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। नो, बिल्कुल गलत। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्योरली कैश बेसिस पर प्रिपेयर होता है। ये बिल्कुल कैश बुक की तरह ही होता है। इसमें कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स ही रिकॉर्ड होती है रिगार्डलेस ऑफ पीरियड। बिल्कुल कैश अकाउंट का ही ये रेप्लिका है, ठीक है। सो ये हमारी दूसरी वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, सिर्फ पहली वाली सही है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ मशीन आवर रेट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन is suitable where use of asset fluctuates significantly। बिल्कुल, this is true। मशीन आवर रेट मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन एक्चुअल मशीन यूजेज,
वाई इट इज़ सूटेबल फॉर फ्लक्चुएटिंग यूजेज, देखो अगर मशीन कभी ज़्यादा यूज़ होती है कभी कम होती है, देन फिक्स्ड ईयरली डेप्रिसिएशन फेयर नहीं होता। सो एक्चुअल वर्किंग आवर्स के बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अंडर स्ट्रेट लाइन मैथड एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज रिमेन्स यूनिफॉर्म if residual value and useful life remain unchanged. So this statement is absolutely correct. SLM में डेप्रिसिएशन जो है कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ, है ना। अगर रेजिडुअल वैल्यू सेम हो और यूज़फुल लाइफ भी सेम हो, देन एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज आता है इक्वल, है ना। सो बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये भी बोल रही है, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बोथ आर ट्रू। ओके, नाउ इफ अ चेक इशूड इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक बैलेंसेज एज पर पासबुक विल बी हायर देन कैश बुक बैलेंस। बिल्कुल दिस इज ट्रू। When business issues checks immediately, तो कैश बुक में बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, बट बैंक तब तक पेमेंट नहीं करता जब तक चेक प्रेजेंट नहीं होता। सो पासबुक में रिडक्शन अभी नहीं होती है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं डिसऑनर ऑफ चेक डिपॉजिटेड अर्लियर रिड्यूसेस पासबुक बैलेंस इमीडिएटली। बिल्कुल दिस इज ऑल्सो ट्रू। सपोज बिजनेस डिपॉजिटेड चेक अर्लियर, इनिशियली बैंक क्रेडिट डाल देगा, बट लेटर वो चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, तो बैंक क्या करेगा, इमीडिएटली ही विल रिवर्स द एंट्री, है ना। एज अ रिजल्ट पासबुक बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों सही हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ 22, कैपिटल रिजर्व जनरली अराइजेज फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट एंड इज नॉर्मली अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, कैपिटल रिजर्व अराइजेज फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, नॉट नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, है ना। सो कैपिटल रिजर्व इट इज़ जनरली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये ऑपरेशनल अर्निंग्स नहीं होती हैं। रेवेन्यू रिजर्व अराइजेज ओनली फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। नो, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट यूजुअली क्रिएट्स रिवैल्यूएशन रिजर्व विच इज़ नॉट अ रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व एक्चुअली अराइजेज फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, ठीक है। सो सिर्फ पहली वाली ही सही है हमारी। नाउ under incomplete records, statement of affair method cannot accurately ascertain profits like double entry system. बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम में फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होते, बहुत सारी ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट होती हैं। देखो डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन डुअल इफेक्ट के साथ रिकॉर्ड होती है, ट्रायल बैलेंस पॉसिबल है और अर्थमेटिक एक्यूरेसी बेटर करवाती है ना, इसलिए पहली स्टेटमेंट सही है। Conversion method under single entry aims at reconstructing complete double entry records. बिल्कुल दिस इज़ ट्रू। कन्वर्जन मेथड का पर्पस होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना। इसमें क्या रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, कैश अकाउंट, BR, BP ये वाले, ठीक है। सो इसका मकसद क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स एक्यूरेटली प्रिपेयर करना। इसीलिए कन्वर्जन मेथड एक्चुअली अटेम्प्ट्स कंप्लीट डबल एंट्री रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। Option A will be the right answer. Okay. Now, when debentures are issued as collateral security, no journal entry may be passed. बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। collateral security का मतलब होता है debentures additional security के फॉर्म में इशू किए गए हैं। सो ये प्राइमरी बोरोइंग के अगेंस्ट सिक्योरिटी होती है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसमें दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या है कि नो जर्नल एंट्रीज आर पास्ड, सिर्फ बैलेंस शीट में नोट डिस्क्लोज करेंगे। दूसरा मेथड ये है कि ऑल्टरनेटिव एंट्री पास कर सकते हैं बट मे बी पास्ड। ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। सो स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज नो एंट्री मेथड एक्सेप्टेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इशूड एट कोलेटरल इज़ नेवर पेएबल। बिल्कुल गलत। जनरली कोलेटरल डिबेंचर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट बोरोइंग नहीं होती, बट अगर लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए देन कोलेटरल एनफोर्स हो सकता है। इन सच केसेस डिबेंचर टर्म्स इफेक्टिव हो सकते हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इम्प्लीकेशंस, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर इन लोगों ने वर्ड यूज़ किया है नेवर। सो ये स्टेटमेंट को डेंजरस बना रहा है ना। सो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट हो गई है। सो सिर्फ पहली वाली ही सही है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ under FIFO during rising prices closing stock is valued at relatively recent cost. बिल्कुल सही। FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब अर्लीस्ट परचेज्ड गुड्स आर फर्स्ट सोल्ड
है ना। सो राइजिंग प्राइजेज यानी कि इन्फ्लेशन, इसके दौरान क्या होता है कि ओल्ड गुड्स जो है वो तो लोअर कॉस्ट पर है, बट जो रीसेंट परचेजेज हमारी हैं वो हायर कॉस्ट पर होती है। सो फीफो की अजम्पशन क्या होती है कि ओल्ड चीपर गुड्स आर सोल्ड फर्स्ट, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक में मोस्टली रीसेंट हायर कॉस्ट इन्वेंट्री ही बचती है, hence closing stock valued at relatively recent cost. So this is true. Now under LIFO during inflation, profit tends to be overstated compared to FIFO. देखो ये अब स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? LIFO में लेटेस्ट एक्सपेंसिव गुड्स आर सोल्ड फर्स्ट, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी इंक्रीज कर जाती है एंड प्रॉफिट हमारा डिक्रीज कर जाता है। फीफो के अंडर देखो क्या होता है, जो पुराने चीपर गुड्स हैं उनको हम पहले बेचते हैं, सो हमारा COGS कम रहता है और प्रॉफिट हाई रहता है। इस वजह से इन्फ्लेशन के दौरान फीफो में प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, लीफो में प्रॉफिट कम रहेगा। ठीक है, आपने याद रखना है। अब क्योंकि स्टेटमेंट में एग्जैक्टली ऑपोजिट बोल रहे थे इस वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। ओनली पहली वाली स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ a company can issue shares at discount only under conditions permitted by the law. Exactly, बिल्कुल। नॉर्मली कंपनी शेयर इशू करती है एट पार या एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट में जनरली प्रोहिबिटेड होता है, बट हिस्टोरिकली या फिर कंपनी लॉ प्रोविजन के अकॉर्डिंग सर्टेन स्ट्रिक्ट लीगल कंडीशंस फुलफिल होने पर इशूड एट डिस्काउंट अलाउड हो सकता है। अब स्टेटमेंट में वर्डिंग यूज़ की गई है अंडर कंडीशंस परमिटेड बाय लॉ, सो ये इस स्टेटमेंट को बिल्कुल करेक्ट बना रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है हमारी सही रहेगी। फिर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम रिजल्ट्स इन कैपिटल प्रॉफिट अवेलेबल फ्रीली फॉर डिविडेंड। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। शेयर प्रीमियम जो है ये कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिसिप्ट होता है, इट गोज़ टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो है ये फ्रीली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट के लिए नहीं होती हैं, इसका यूज़ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसका यूज़ वैसे आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, बोनस शेयर इशू करने में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, या रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो फिलहाल ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, सिर्फ पहली वाली स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ 27, अंडर रॉयल्टी अकाउंट्स short working may be recouped within specified period if agreement permits। देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। रॉयल्टी एग्रीमेंट्स में मिनिमम रेंट जो है वो फिक्स्ड होता है, कभी रॉयल्टी एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से कम होती है और जो डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग्स। ठीक है, नाउ रिकॉप मतलब क्या होता है, फ्यूचर ईयर्स में अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से एक्सीड कर जाए तो फिर जो हमारी पास्ट शॉर्ट वर्किंग्स जो हैं वो रिकवर की जा सकती हैं, बट ओनली इफ़ अग्रीमेंट अलाउज। ठीक है, और स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर अंदर, इसलिए ये स्टेटमेंट सही बोल रही है। मिनिमम रेंट इज़ पेएबल ओनली व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी एक्सीड्स मिनिमम रेंट। नो, देखो मिनिमम रेंट क्या है, गारंटीड मिनिमम पेमेंट, मतलब इवन इफ रॉयल्टी एक्चुअल रॉयल्टी आपकी कम है, मिनिमम रेंट जो है वो स्टिल पेएबल होता है। मान लो आपका मिनिमम रेंट जो है वो 50,000 का है और एक्चुअल में जो रॉयल्टी है वो 30,000 की है, तो 50,000 इज स्टिल पेएबल। अभी जो डिफरेंस आया 20,000 का, दे आर नोन एज शॉर्ट वर्किंग्स। अब स्टेटमेंट बोल रही है मिनिमम रेंट इज़ पेएबल ओनली व्हेन रॉयल्टी एक्सीड्स मिनिमम रेंट, सो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया, इस वजह से स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, पहली वाली ही सही है बस, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड वन अकाउंटिंग ईयर, सो दिस इज़ ट्रू। देखो नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट करंट ईयर तक लिमिटेड होता है, बट सम स्पेशल रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो है वो फ्यूचर ईयर्स तक बेनिफिट दे सकती हैं, और ऐसे एक्सपेंसेस को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंसेस जो है रेवेन्यू नेचर का होता है, बट बेनिफिट जो है मल्टीपल ईयर्स तक मिलता है, इसलिए एक्सपेंसेस जो है वो ग्रेजुअली राइट ऑफ करते हैं। जैसे कि ह्यूज कैंपेन, एडवर्टीजमेंट कैंपेन हो गया, या कोई रिसर्च की प्रमोशन हो गया, बड़े लॉन्च एक्सपेंसेस आपने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट सही है। हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट में समटाइम्स बी ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जैक्टली ये इसी की डेफिनेशन है बिल्कुल, सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29,
अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। बिल्कुल सही। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट में ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स किए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती हैं? एक तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, और ये सारे इंक्लूड होते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट में। इसलिए फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो हैं वो इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। नाउ मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रीट्स फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एज पीरियड कॉस्ट। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में ओनली वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते बल्कि डायरेक्टली करंट पीरियड एक्सपेंस ट्रीट हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें पीरियड कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन्स चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। सो बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। फंड फ्लो स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एक्सप्लेन करना। इट शोज सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स बिटवीन टू अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है ये बताता है कि वाई वर्किंग कैपिटल इंक्रीज्ड और वाई वर्किंग कैपिटल डिक्रीज्ड बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप्स। नो, दिस इज नॉट ट्रू। कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट सेम नहीं होते हैं। फंड फ्लो का फोकस जो है वो वर्किंग कैपिटल पर रहता है और कैश फ्लो का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पर। फंड्स फ्लो जो है ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, कैश फ्लो एक नैरो कंसेप्ट है। फंड्स फ्लो का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना, और कैश फ्लो का ऑब्जेक्टिव होता है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का निकालना। ठीक है, तो कैश फ्लो सिर्फ कैश, एक्चुअल कैश की जो मूवमेंट है उसी को ही ट्रैक करती है, और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो ब्रॉडर फंड मूवमेंट और वर्किंग कैपिटल चेंजेस को ट्रैक करती है, इसीलिए इनका ऑब्जेक्टिव्स, इनका स्कोप्स बिल्कुल अलग हैं। सो इस वजह से हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑलराइट, सो दैट इज़ इट। नाउ अब मुझे कमेंट करके बताओ आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।